शहर से बहुत दूर एक छोटा सा गांव था और उस गांव के सबसे अंतिम छोर पर थोड़ी सुनसान सी जगह पर सोमनाथ नाम के एक किसान का घर था, जिसमें वो अपनी पत्नी सुषमा और दो छोटे बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहता था। सोमनाथ ने अपनी पुश्तैनी जमीन पर 2 कमरों का एक पक्का घर बनाया हुआ था और उसके साथ लगकर ही उसने एक मिट्टी का छोटा सा घर भी बनाया हुआ था। और उस मिट्टी के घर में वो अपना खेती बाड़ी का सब सामान रखता था। और उसके घर के पीछे ही उसकी 5 एकड़ की जमीन थी, जिसमें से कुछ एकड़ जमीन पर उस सोमनाथ ने फलदार वृक्ष लगाए हुए थे और बाकी बची जमीन पर वो हरी सब्जियों की खेती करता था। और सुनसान जगह को देखते हुए सोमनाथ के परिवार के सदस्य सूरज ढलते ढलते ही अपने घर के दरवाजा बंद कर लेते थे और लालटेन के मध्यम से प्रकाश में घर के सब लोग शांतिपूर्वक भोजन कर लेते थे। पर एक दिन जब घर के सब सदस्य रात्रि का भोजन शांतिपूर्वक करने के बाद सो रहे थे, तब सोमनाथ की पत्नी को अपने घर के बाहर हल्की सी आहट सुनाई दी थी, जिससे उसकी नींद खुल गई थी। और जब उसने कान लगाकर उन आहटों को ध्यान से सुना, तो उसे इस बात का यकीन हो गया कि उनके घर के बाहर कुछ चोर खड़े हैं, जो धीमे धीमे आपस में बातचीत कर रहे हैं। वक्त की गंभीरता को देखते हुए उसने जल्दी से सोमनाथ को जगाया था और उसके कान में धीमे से कहा था कि घर के बाहर उसे कुछ आहटें सुनाई दे रही है। और उसने अपने पति से इस बात की शंका भी जाहिर कर दी कि हो न हो, घर के बाहर जरूर कुछ चोर है जो उनके घर में चोरी करने की ताक में बैठे हैं। पति पत्नी दोनों अब तक पूरी तरह से जाग चुके थे और उस समय घड़ी पर रात के 11 बज रहे थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वो दोनों बहुत सावधान हो गए थे और इस बीच उन्होंने अपने दोनों बच्चों को भी जगा दिया था, जो अभी मात्र 12 और 14 वर्ष के ही थे। और अपने माता पिता से सब किस्सा सुनकर वो दोनों बच्चे थोड़े सहम गए थे और उनकी आंखों में भय साफ दिखाई देने लगा था। उस पल उनके पिता ने अपने दोनों बच्चों से कहा था, तुम दोनों चिंता मत करो, जब तक मैं हूं, मैं उन्हें घर के अंदर नहीं आने दूंगा। और इस बात को बच्चों के पिता ने इतने विश्वास से कहा था, जिससे बच्चों का भय थोड़ा कम हो चुका था। पर इस बीच वो दोनों पति पत्नी बहुत तेजी से स्थिति का जायजा लेने लगे थे और वो घर के भीतर से दीवारों को कान लगाकर यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि उनके घर के बाहर सही मायनों में कितने आदमी हैं। उनके घर के पीछे भी एक दरवाजा था और घर के पीछे एक छोटा सा आंगन भी था। इस बीच सोमनाथ ने घर के दोनों दरवाजों को भीतर से बहुत मजबूती से बंद करके उन पर ताला लगा दिया था और घर के भीतर जल रही लालटेन का प्रकाश भी थोड़ा मध्यम कर दिया था, जिससे उन चोरों को घर के भीतर अंधकार के सिवा और कुछ भी दिखाई न दे। अब दोनों पति पत्नी बहुत गंभीरता से इस सारी समस्या पर विचार कर रहे थे और उन्हें भय था कि कहीं अगर वह चोर उनके घर के भीतर आ गए तो उनकी अलमारी में पड़े कुछ रुपए पैसे और सोने के जेवर अपने साथ ले जाएंगे। और उन दोनों को रुपए पैसों और गहनों की भी इतनी अधिक चिंता नहीं थी, पर उन्हें इस बात की चिंता जरूर थी कि अगर उनके पास हथियार हुए तो वो उनके परिवार को कोई गंभीर नुकसान पहुंचा सकते थे। अब कुछ भी सोचने समझने का अधिक वक्त नहीं था और कुछ सोच विचार करने के बाद सोमनाथ ने अपनी पत्नी सुषमा और बच्चों के कान में कुछ कहा था और जवाब में सुषमा और उसके बच्चों ने सिर हिला दिया था। और अपने पति की योजना को सुनकर उन गंभीर लम्हों में भी सुषमा और उसके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। योजना के मुताबिक सोमनाथ अपने बिस्तर से पानी पीने के लिए उठा था और उसने रसोई घर में बर्तनों को टोटलते हुए अपनी पत्नी से ऊंची आवाज में पूछा था, सुषमा, मैंने एक डिब्बे में कुछ रुपए रखे थे, वो मुझ मिल नहीं रहे। तब सोमनाथ की पत्नी ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा था, वो रुपए तो मैंने बनिए को दे दिए हैं। तब सोमनाथ ने गुस्से से 1-2 बर्तन जमीन पर पटक दिए थे और गुस्से से अपनी पत्नी से कहा था, वो रुपए मैंने खाद और बीजों के लिए रखे थे, तुमने वो रुपए बनिए को क्यों दे दिए? इस पर सुषमा ने थोड़ी और ऊंची आवाज करके अपने पति से कहा था, घर का राशन खत्म हो गया था और उस बनिए को हमने पहले से ही बहुत रुपए देने थे, तो मैं क्या करती? कुछ पल खामोशी छाई रही और उस समय दोनों बच्चे अपना मुंह चादर में छिपाकर हंस रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को कभी भी झगड़ते हुए नहीं देखा था। तब सुषमा ने कुछ और अधिक ऊंची आवाज करके कहा था, जब मैं खाना बनाती हूँ तब तो तुम बहुत ठूस ठूस कर खाना खाते हो,
राशन के लिए पैसे लगते हैं, समझे? और वो तो मैं ही हूं जो बनिए से उधार ले आती हूं। नहीं तो आज सबको भूखे पेट ही सोना पड़ता। तब रसोइये घर से सोमनाथ की ऊंची आवाज आई थी। हाँ हाँ, सारा राशन मैं अकेला ही खा जाता हूं। अब बताओ कि मैं बीज और खाद कैसे खरीदूंगा? तब कमरे में से चिढ़कर सुषमा ने थोड़ी और ऊंची आवाज से अपने पति से कहा था, जैसे मैं उधार लेकर आती हूं, तुम भी उधार ले आओ। तब उस सोमनाथ ने चिढ़कर और थोड़ा गुस्से से अपनी पत्नी से कहा था, तुम्हें पता भी है कि हमने उसका पिछला बकाया रुपए भी देना है। अब सुषमा जोर जोर से रोने लगी थी और उसने रोते हुए ही कहा था, हाँ हाँ, इसमें सारा दोष मेरा ही है, तुम तो दूध के धुले हो। और योजना के मुताबिक अब दोनों बच्चे भी जोर जोर से रोने लगे थे और पूरे घर में रोने धोने की आवाजों से सारे घर का माहौल बिगड़ गया था। और उस पर बर्तनों की गिरने की आवाज ने सोने पर सुहागे का काम किया था। और अब सोमनाथ ने बहुत क्रोध से अपनी पत्नी से कहा था, मुझसे जुबान चलाती हो, ठहरो, मैं तुम्हारी अभी खबर लेता हूं। और उसी पल सारे घर में कोहराम मच गया था और घर में सुषमा के चिल्लाने की आवाजें आने लगी थीं। और उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे जोर जोर से मार रहा है। और वो दोनों बच्चे भी अब विलाप करते हुए अपने पिता से कह रहे थे, पिताजी, हमारी माँ को मत मारिए। और इस बीच घर के भीतर सारा परिवार इस नाटक पर मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। और उस नाटक से उत्पन्न हुई हास्य की बन आई परिस्थितियों की वजह से अब सारे परिवार में चोरों का भय भी थोड़ा कम हो चुका था। सारी रात उन सब का रोने पीटने का अभिनय चलता रहा। और इतने में सोमनाथ की निगाहें घर की दीवार के इकलौता रोशनदान पर पड़ी, जिसमें उसे एक व्यक्ति की परछाई सी दिखाई दी थी। और उसे लगा था कि हो ना हो यह भी उन चोरों का ही कोई साथी होगा जो घर के भीतर के माहौल को परखने की कोशिश कर रहा होगा। यह देखकर सोमनाथ ने अपनी पत्नी के कान में कुछ कहा और उसे बालों से पकड़कर जोर जोर से मारने का अभिनय करने लगा। और वह अभिनय इतना प्रभावशाली था कि एक बार तो बच्चे भी धोखा खा गए थे कि अभिनय करते करते उनके पिताजी को यह क्या हो गया है। उस पल बच्चे आश्चर्य से अपने पिता की ओर देखने लगे थे, पर झूठ मूठ की मार खाते हुए बच्चों की मां ने अपने बच्चों के कान में सब कुछ समझा दिया था कि ऊपर रोशदान से एक चोर उनके घर के भीतर झांक कर देख रहा है। यह सुनकर बच्चे क्षण भर के लिए भयभीत हो गए थे, पर यह भी सच था कि अब उन्हें अपने पिता की बुद्धि पर पूरा यकीन हो गया था। और उन्हें लग रहा था कि उनके पिता जो भी कर रहे थे वह मौके को देखते हुए एकदम सही कदम है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और उनकी निगाहें अपने घर के दोनों दरवाजों पर लगी रही। और अब तक बच्चे बहुत थक चुके थे और वो भयभीत अवस्था में ही सो चुके थे और उनके माता पिता उन्हें बहुत प्यार से देख रहे थे। अब घर पर बिल्कुल खामोशी छा चुकी थी, पर उन पति पत्नी की आंखों में अब भी नींद का नामो निशान तक नहीं था और वो दोनों चोरों के प्रति बहुत सावधान थे। और इस बीच सुषमा और सोमनाथ ने पीसी हुई मिर्चों का आधा पतीला भी अपने बिस्तर के नीचे रख लिया था और उन्हें लगा था कि इस स्थिति को देखते हुए मिर्चें एक अच्छा खासा हथियार साबित हो सकता था। और साथ ही वो दोनों दीवार के साथ कान लगाकर घर से बाहर की आहट लेने की कोशिश कर रहे थे, पर फिर उन्हें बाहर से कोई आहट नहीं सुनाई दी थी, जिससे अब वो दोनों थोड़े आश्वस्त हो गए थे। इसी तरह आंखों ही आंखों में रात का अंधकार छत गया और सुबह हो गई। सुबह सोमनाथ ने और सुषमा ने ध्यान से एक दूसरे की आंखों में देखा और जब सुषमा को अपने पति की आंखों में विश्वास दिखाई दिया था, तब वो भी सामान्य होने का प्रयास करने लगी थी। और इस बीच सोमनाथ ने धीरे से अपने घर का दरवाजा खोल दिया था और वो सावधानीवश अपने घर के आसपास सब तरफ देखने लगा था और उसे अपने घर के निकट कुछ कदमों के निशान के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। और यह देखकर पति पत्नी के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ गई थी। और इस बीच उनके बच्चे भी उठ गए थे और वो बहुत प्रेम से अपने माता पिता से लिपट गए थे और उस पल उनके चेहरे पर बहुत ही नटखट मुस्कान दिखाई दे रही थी। और पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने अपने पिता से कहा था, पिताजी, माँ को मत मारिए। और यह कहकर दोनों बच्चे खुद ही हंसने लगे थे और उनकी इस नटखट शरारत पर उनके माता पिता भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके थे। और उस पल सुषमा ने सोमनाथ की ओर देखते हुए उससे कहा था, तुम्हारे रहते हुए कोई हमारे परिवार का बाल भी बांका नहीं कर सकता। और यह कहकर
वो बहुत प्रेम से अपने पति और बच्चों से लिपट गई थी। मैंने सुना था कि जिस घर में मियाँ बीबी का झगड़ा होता हो, वहां पर मेहमान अधिक समय तक नहीं रुकते। पर मियाँ बीबी की लड़ाई को देखकर चोर भाग खड़े हो, इसे पहली बार देखा और अनुभव किया था।